हम सॉल्व करेंगे डिसिप्लिन 3 के क्वेश्चन नंबर 11 to 20 ऑफ टीजीटी मैथ्स 14 नवंबर शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इस देखो, ये बहुत सिंपल इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड है। जब हम रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रीमन इंटीग्रल पढ़ते हैं, तो हम हमेशा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि किस काइंड के फंक्शंस रीमन इंटीग्रेबल होते हैं। तो इनमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करनी है। पहला लिखा है एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज़ रीमन इंटीग्रेबल। दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि ये ना कुछ स्टेटमेंट्स है जैसे कि कंटिन्यूस फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनको सॉल्व करने का भी है, पर यहाँ पे ये ना एज अ स्टेटमेंट्स ही आपको याद करने पड़ते हैं। अब यहाँ लिखा है बाउंडेड फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका तो हमारे पास एग्जाम्पल भी है। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ऑन सेट 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 में डिफाइन करते हैं दैट इट इज़ -1 अगर x जो है वो रैशनल है, ठीक है, बिलोंगिंग टू 0 1, एंड 1 अगर x इरेशनल नंबर है बिलोंगिंग टू 0 1। तो जब आप अपर सम निकालोगे ना, तो सॉरी उल्टा लिख दिया, अपर सम 1 आएगा, ठीक है, और लोअर सम निकालोगे और -1 आएगा। दोनों के दोनों अपर रीमन इंटीग्रल और लोअर रीमन इंटीग्रल नहीं मैच कर रहे, तो ये बाउंडेड तो है फंक्शन बट रीमन इंटीग्रेबल नहीं है। अनबाउंडेड फंक्शंस तो रीमन इंटीग्रेबल होते ही नहीं है, ठीक है। हम क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे कोई सी बाउंडेड फंक्शन के बारे में बात करते हैं। एवरी रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। नो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हमारे पास जो किसी भी ए बी इंटरवल पे रीमन इंटीग्रेबल होता है। ये रीमन इंटीग्रेबल तो होता है बट डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस। प्लस एक और हमारे पास ये स्टेटमेंट होती है कि अगर कोई भी फंक्शन है जिसके अंदर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ हैं तो वो भी रीमन इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक बाउंडेड फंक्शन हम कोई भी ले रहे हैं जिसके अंदर हमारी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ दिख रही हैं हमें, तो भी हम उसको किसी भी बाउंडेड क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे हम उसको रीमन इंटीग्रेबल बोलते हैं। तो उसमें तो कंटिन्यूटी आती ही नहीं है, फंक्शन पूरे पे कंटिन्यूस नहीं होता। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये ना एक अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली हीट इक्वेशन का क्वेश्चन है। हीट इक्वेशन में ना 2 टाइप की प्रॉब्लम्स बनती है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि वो उतना बड़ा सॉल्व करने को हार्डली शायद आपसे आए, ठीक है। वेव इक्वेशन तो फिर भी उसके कुछ 2 पार्ट्स होते हैं जो हम करते हैं, तो वो इन्फिनाइट लेंथ के लिए थोड़ी इजी हो जाता है। यहाँ पे तो फाइनाइट लेंथ की बात करिए तो हीट इक्वेशन है वैसे भी। तो इसमें क्या होता है, इसके ना कि एक पर्टिकुलर टाइप का केस होता है जिसके लिए ना सबसे पहले आपको ना सोल्यूशन का फॉर्म याद करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे हीट इक्वेशन की बात करते हैं, किसी फाइनाइट लेंथ पे आपको दी हुई है विद द कंडीशन दैट u ऑफ x,0 इज़ f(x) कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब उस केस में क्या होता है, आपके पास 2 केसेस बनते हैं। केस 1 कि जो आपको साथ में कंडीशंस दी हुई हैं, जो भी आपको कंडीशंस दी हैं वो इस तरीके की दी गई हों, ये 2 कंडीशंस आपको दी गई हों, तो जब भी ऐसा होगा तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें मैच कर सकते हो, जैसे कि L क्या है, ये आपकी लेंथ है, N तो नेचुरल नंबर है जो 0 1 2 ऐसे मूव ऑन करता है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं मतलब ये इसी फॉर्म का होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी एक फाइनाइट लेंथ की कोई भी रॉड या कुछ भी दिया है, ठीक है, अगर हम उस पर हीट इक्वेशन की हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं, तो अगर आपको विद दीज कंडीशंस जो आपको दी हैं, जिसको हम कुछ लोग इनिशियल या बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं, विद दीज कंडीशंस यू विल गेट अ सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप। अब ये कैसे मॉडिफाई होता है, जैसे कि सपोज़ आपको कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी है, लेंथ की वैल्यू क्या दी है, प्लस ये फंक्शन आपको क्या दिया है f(x). डिपेंडिंग ऑन दिस फंक्शन आप यहाँ पे उस f(x) की वैल्यू पुट करते हो और इसको इंटीग्रेट करते हो ओवर दिस लेंथ, ठीक है, 0 to L, ठीक है। तो ये इस तरीके, ये आप ना याद ही करोगे। वैसे तो हम यूजुअली लेके चलते हैं कि हाँ जो भी हमारा u(x)t सोल्यूशन होगा वो कुछ x ऑफ x और कुछ x ऑफ t इस टाइप का, फिर हम इसके बाद इस टाइप का सोल्यूशन होगा, फिर हम वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करते हैं एंड ऑल चीज़ें। बट आपको ना ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनके आपको एक पर्टिकुलर टाइप के ये फॉर्मेट्स की ये ऐसा होता है, इस टाइप का याद करना पड़ेगा। अब इसमें फॉर्मेशन आप मतलब हो सकता है आपको f(x) कुछ और दे और उसमें फंक्शन को आप रख के इंटीग्रेट करो तो अलग अलग वैल्यूज़ फिर उस अकॉर्डिंग आए। बट ये जो हमें क्वेश्चन इस पेपर में दिया था वो तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला ही उठ के आया था, ये वाला नहीं दूसरे वाला आया था। तो एक कंडीशन ये होती है, केस 1 मैंने आपको बता दिया, अगर ये इनिशियल कंडीशंस है, ठीक है, दैट u ऑफ 0, x
और यू ऑफ एल कॉमा टी दोनों ज़ीरो हैं, बेसिकली द बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि जो हमारी लेंथ है वो 0 to x जो हमारा 0 to l है। तो आपका सोल्यूशन इस टाइप का होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड दूसरी हमारी प्रॉब्लम होती है इंसुलेटेड रॉड प्रॉब्लम, जिसके अंदर आपको ना इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स पे बाउंड्री कंडीशंस दी हैं, ठीक है, जिसको आप कुछ भी बोल लो, आप इनिशियल कंडीशन कुछ, इनिशियल तो क्या बाउंड्री ही बोलोगे, दो टाइप की आपको दी हैं 0 और l पे, ठीक है, ICs या बाउंड्री कंडीशंस। तो u इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 और l, आपको ये दोनों ज़ीरो दिए हैं, ठीक है। तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। आप ये दो चीज़ें एज अ टेबल बना के याद कर लो या कैसे भी याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसी टाइप का कि आपका जो सोल्यूशन होगा वो इस टाइप का होगा, a0/2 प्लस समेशन 1 से इन्फिनिटी an cos n पाई x अपॉन एल ई रेज़ टू पावर माइनस सी n पाई l का होल स्क्वायर t टाइप का होगा, जहाँ पे ये वाली जो an है, ये an अभी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, ये हमने एक डिनोट किया है जो यहाँ से कैलकुलेट होती है यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। तो दिस, इसको ना हम न्यूमैन प्रॉब्लम भी बोलते हैं, अगर हमें हीट प्रॉब्लम विद दीज कंडीशंस दी हैं, और अगर विद दीज कंडीशंस दी हैं तो इसका सोल्यूशन इस टाइप का होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समेशन 1 to इन्फिनिटी, इसका आप देख लो, और यहाँ आप अपनी प्रॉब्लम को मैच करो। इस प्रॉब्लम में आपको प्रॉपर सेम चीज़ दी है, आपको हीट इक्वेशन दी है विद ये रही u ऑफ x कॉमा 0 इक्वल टू एफ एक्स, एंड आपको ये सेकेंड केस वाली कंडीशंस दी हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u एट 0 कॉमा टी एंड l कॉमा टी। यहाँ पे ना लेंथ को हमने इन्होंने कैपिटल L दिया है, ठीक है, वो दोनों की दोनों ज़ीरो दिया है। तो जो इसका सोल्यूशन होगा, देखो एक केस में आपको क्या दिख रहा था, केस 1 में साइन की टर्म्स का सोल्यूशन है, जबकि केस 2 में कॉस की टर्म्स का सोल्यूशन है, प्लस एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे अलग से एडेड भी दिख रही है। तो ऐसा सोल्यूशन अगर आप मैच करो ना, तो ये वाला बी पार्ट ही है, ठीक है, ये बी पार्ट में आपको ये सोल्यूशन दिखेगा, इस टाइप का आपको ये सोल्यूशन दे रखा है। a0/2 एग्जैक्टली मैच कर लेना दोनों चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट उठ के ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। माइनस तो कहीं था ही नहीं, तो सी भी कैंसिल आउट हो जाता है, डी भी कैंसिल आउट हो जाता है, एंड साइन वाला था ही नहीं, साइन वाला तो केस 1 के लिए है, ठीक है। सो दिस इज केस 2 विच इज़ योर सोल्यूशन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, एक पीडी दी है सब्जेक्ट टू कॉची कंडीशंस, ये आपको कॉची कंडीशंस दी है। देखो पीडी में ना, जब भी नॉर्मली हमें कोई भी पीडी दी होगी, ज़्यादातर ना एक चीज़ बताती हूँ, du/dx को ये हमेशा p लिखते हैं, एंड du/dy को ये हमेशा q लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ये डिनोट करने के तरीके होते हैं। अब आपको ना इसको कॉची कंडीशंस भी दिया है, साथ में आपको बस इस पीडी का सोल्यूशन बताना है। पीडी को सॉल्व कैसे करते हैं हम ना, लैग्रांजे इक्वेशंस का यूज़ करके हम एक तरीके से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, विच इज़ dx अपॉन कोफिशिएंट ऑफ p, और कोफिशिएंट ऑफ p को ये कैपिटल P से डिनोट करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ p क्या है, विच इज़ 1, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, इक्वल टू dy अपॉन कोफिशिएंट ऑफ दिस q, बेसिकली u ऑफ y का कोफिशिएंट, डेल u अपॉन डेल y का कोफिशिएंट विच इज़ 2, ठीक है, एंड इनके कोफिशिएंट्स ऑफ स्मॉल p एंड स्मॉल q आर कैपिटल P एंड कैपिटल Q। से ये बस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, अभी इधर कोई खास यूज़ नहीं है, ठीक है, इक्वल टू du, ठीक है, थर्ड वेरिएबल जो आपका है वो u, और यहाँ पे जो ये यहाँ पे कांस्टेंट जो भी टर्म होती है विच इज़ 0 है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इन चीज़ों का यूज़ करके आपको एक सोल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले हम ना पहले ये वाली कंडीशंस लेते हैं, dx इक्वल टू dy/2। सो बेसिकली इसको बोथ साइड 2 को उधर ले जाते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं, 2x इक्वल टू y प्लस c लिख लो, 2x माइनस वाई इक्वल टू c1 एक कांस्टेंट 1। अब कोई भी दो कंडीशंस का आप चाहे ये दोनों ले लो, चाहे विद x ले लो, तो dy/2 इक्वल टू du। वैसे ये वाली लेनी ज़्यादा आसान है, क्यों हम एक्स्ट्रा कोफिशिएंट ले, कोई सी भी दो ले लो, है ना, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो। सो dx अपॉन 1 विच इज़ dx इक्वल टू du अपॉन 0, तो 0 इधर चला जाएगा, ठीक है। सो du 0 आ गया, यानी कि u क्या है, कोई कांस्टेंट होगा विच इज़ c2। अब जो हमारा सोल्यूशन बनता है वो इस तरीके का होता है दैट u बेसिकली
C2 इज़ अ फंक्शन ऑफ C1, ऐसे हम लिख लेते हैं, या C1 इज़ अ फंक्शन ऑफ C2, कैसे भी लिख सकते हो। दैट मीन्स U इज़ अ फंक्शन ऑफ 2x माइनस वाई। इतना आ गया। इतने के बाद ना हम जो हमारी कॉची कंडीशंस दी हैं इनका यूज़ करते हैं। अब ये कॉची कंडीशंस हम ना अपने सोल्यूशन में पुट करेंगे, ठीक है। जनरल सोल्यूशन हमारा ये आ गया, जनरल सोल्यूशन हमारा आया है u इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2x माइनस वाई। अब कॉची कंडीशंस है दैट साइन x इज इक्वल्स टू f ऑफ 2x और y की जगह पे हम 3x प्लस 1 रखेंगे तो -3x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। सो f ऑफ -x माइनस 1 साइन x के इक्वल आया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सोल्यूशन रख सके, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ 2x माइनस वाई है। अब 2x माइनस वाई का फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम ये -x माइनस 1 को ना t पुट कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट माइनस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू t। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -t माइनस 1, ठीक है। ये t इधर ले जाओ और x उधर ले जाओ। इससे क्या इम्प्लाई करता है, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं कि साइन ऑफ x की जगह पे -t माइनस 1 इक्वल टू f ऑफ t, यानी कि हमें f ऑफ t की वैल्यू मिल गई। हमारा मेन मोटिव था फंक्शन की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यानी कि अगर हम थोड़ा सा और इसको लिखें तो ये माइनस ऑफ साइन t प्लस 1 है, क्योंकि माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया। ये आपके f ऑफ t की फंक्शन की वैल्यू आपको मिल गई माइनस ऑफ साइन t प्लस 1। यानी कि अब ये जो वैल्यू है ना हम वापस से अपने सोल्यूशन में पुट कर देंगे जो जनरल सोल्यूशन था, और हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको स्टार लेती हूँ या 1 लेती हूँ तो सब्सटीट्यूटिंग f ऑफ t which is minus of sin t plus 1 in equation 1 we have u is equals to minus of sin 2x माइनस y प्लस 1, ठीक है। अगर यहाँ t होगा तो यहाँ t प्लस 1 और बाहर एक माइनस साइन। वैसे ही अगर यहाँ 2x माइनस 1 है तो बाहर एक माइनस साइन, अंदर 2x माइनस वाई प्लस 1। सो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। अब ये मैच कर लो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है। माइनस साइन ये a वाला ही है, ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 1, राइट। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ईजी था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। आपको ना एक फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर पीडी को सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास चैप्टर्स इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। इससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस होती हैं, इनसे हम अपना सोल्यूशन फॉर्म करते हैं इनकी हेल्प से। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। सबसे पहले तो आपको हमें एफ फाइंड आउट करना होता है। ये जो आपको फंक्शन दिया है ना, इसमें से आपने इक्वल टू 0 करके ही दे रखा है, तो ईजी दे रखा है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो हमारे पास है ये हमारा एफ होता है, ठीक है। इन केस अगर तो ये पूरा का पूरा हमारा एफ होता है। समटाइम्स ऐसे दिया होता है कि इक्वल टू पी क्यू देते हैं, तो हम इसको एक ही साइड लेके आते हैं, फिर एफ यहाँ पे मार्क करते हैं। तो एफ हमें दे रखा है 2xz माइनस पी एक्स स्क्वेयर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू। अब मैंने ना ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो आई नो इसको प्रोसीड कैसे करना है, कि मुझे सारी नहीं निकालनी है, मुझे ऑलरेडी पता है। मैं लास्ट वाली आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू प्रोसीड, ठीक है। तो डी क्यू के लिए सॉल्व करूँगी, तो डी क्यू अपॉन, सबसे पहले देखो आप एफ वाई निकालो, ठीक है। एफ वाई निकालोगे तो इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे बस इधर y है ना, तो ये 2qx बचेगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ से f ऑफ z निकाल लो। f ऑफ z निकालोगे तो ये सिर्फ 2x बचेगा। आपको एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड करना है, तो यानी कि एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड करोगे तो ये क्यू एफ जेड की वैल्यू देखो 2qx है और यहाँ पे माइनस 2qx है, तो ये तो 0 आ गया। तो माइनस ऑफ एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, ये तो 0 आ गया। तो डी क्यू अपॉन 0 बना ये लास्ट वाला। अब इसके साथ आप साथ में कुछ भी लो, कोई भी यहाँ पे रेशियो लो, तो वो जैसे ही ये 0 इस साइड जाएगा ये पूरे को 0 कर देगा, यानी डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है। डी क्यू की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है, क्यू कांस्टेंट होगा। तो सपोज कर लो सी मान लो, ए मान लो, कोई भी कांस्टेंट है। इसको ना ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस इम्प्लाई ओरिजिनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2xz माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस
2axy प्लस a टाइम्स p। अब ये पूरी इक्वेशन क्या है, एक p में इक्वेशन बच गई, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे a की पार्शियल डेरिवेटिव है, तो हम इसमें से p सारा का सारा एक साइड कलेक्ट कर लेंगे। सो 2xz प्लस 2axy, राइट, ओके, यहाँ माइनस था, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, माइनस 2axy इक्वल टू p टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a, ठीक है। ये उधर जाएगा, इक्वल टू के उधर तो प्लस का हो जाएगा एंड दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये बना। अब p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a, और न्यूमरेटर में से भी आप क्या कॉमन ले सकते हो, हाँ यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, आप 2x कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में बचेगा, ये है 2xz था ना, तो z माइनस 2xay अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a, ये p की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको बस एक छोटा सा कंसेप्ट मेरे को आपको याद कराना है। रिकॉल करो हम टोटल डेरिवेटिव को कैसे लिखते थे, रिकॉल करो हम टोटल डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते थे। टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ z, dz क्या होता था, zx dx प्लस zy dy, बेसिकली दिस इज p dx प्लस q dy। q की वैल्यू पता है कांस्टेंट है, और p की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दो, dz इक्वल टू 2x z माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a टाइम्स dx प्लस a dy। अब इस a dy को इस साइड ले आएंगे, dz माइनस a dy इज इक्वल्स टू 2x z माइनस ए वाई dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a। अब ना ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व है। आप क्या करो, z माइनस ए वाई को, ये एक सब्स्टिट्यूशन है जो आप यहाँ पे याद कर लो। क्यों करेंगे, देखो, लेट z माइनस ए वाई इक्वल टू टी। जैसे ही मैं इसको लेट करूँगी ना, ये चीज़ पूरा का पूरा dt में बदल जाएगी। t मान लो, u मान लो, जो आपको अच्छा लगे वो मान लो, ठीक है, k मान लो। सो dz मैंने u मान लिया, चलो, dz माइनस ए डी वाई इक्वल टू डी यू, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, dz माइनस ए वाई को आप डी यू सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो नीचे स्पेस है, बाद में यूज़ कर लेंगे। dz माइनस ए वाई को डी यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस साइड आ जाओ, ऑन राइट हैंड साइड। सो इसको जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा डी यू इक्वल टू 2x u अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी यू, सॉरी डी एक्स, राइट। अगर ऐसा है तो एक, अब वेरिएबल सेपरेबल यूज़ करो, तो डी यू अपॉन यू इज इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल सेपरेट हो गए। ये कैसे सेपरेट होगा, इसको t यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस ए को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसका मतलब डी यू अपॉन यू इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू dt अपॉन t, क्योंकि 2x dx तो हमारा dt हो गया, और नीचे हमने t हमने लेट किया। अब इसको बस इंटीग्रेट कर दो। सो दिस इज ln u इक्वल टू ln t प्लस ln c, राइट, क्योंकि सब जगह तो हमने ln है तो हमने कांस्टेंट भी ln में ले लिया, विच मीन्स u इज इक्वल्स टू t टाइम्स c। अब कुछ नहीं करना, जो भी आपने सब लेट किए थे उन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। u आपने किसको लेट किया था, z माइनस ए वाई को, एंड दिस इज इक्वल्स टू c टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस मीन्स z माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू c टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसको देख लो ऑप्शन में क्या है। अच्छा, इन्होंने c कांस्टेंट कहीं नहीं लिया, इन्होंने एक दूसरा कांस्टेंट b लिया है, तो c की जगह b लिख लो, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट, ठीक है। आप b लिख लो इसको। तो ये देखो, ये आपका इस वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, जो लास्ट वन है, z माइनस ए वाई इक्वल टू b, नहीं लास्ट नहीं है, लास्ट वाले में एक्स स्क्वेयर दिया है इन्होंने, ए स्क्वेयर दिया है। हैव आई मेड सम मिस्टेक कि क्या पता, एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ए स्क्वायर दिया, तो या तो इसके क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे ए होगा, क्योंकि और किसी पार्ट में भी ए नहीं है।
तो यही वाला आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अदरवाइज़ यहाँ पे अगर ए स्क्वायर आना हो तो चेक कर लेना कि मैंने कहीं से मिस कर दिया हो कि ए स्क्वायर आ रहा हो, बट आई डोंट थिंक कि ए स्क्वायर आ रहा है, तो ये ऑप्शन में हो सकता है गड़बड़ हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए होगा। ठीक है, तो दिस इज़ डी इज़ द योर आंसर एंड एक बार इसको चेक कर लेना एंड आई थिंक दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको बस एक इक्वेशन दी है जिसके लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाते हैं, हम कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, देखो कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम सबसे पहले ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये लॉग ऑफ समथिंग दैट इज़ 1 अपॉन समथिंग, और z हमारा यहाँ पे फंक्शन ऑफ x एंड y होता है। ठीक है, हमेशा। और जब z फंक्शन ऑफ x एंड y है तो az माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, a टाइम्स zx, और कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस ay 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, और बी भी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो एक इक्वेशन आपको ये मिली। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, पूरी इक्वेशन को, ये वाली जो आपका मेन दी गई है आपको। तो 1 अपॉन अगेन ए जेड माइनस 1, और फिर यहाँ पे a टाइम्स ऑफ जेड वाई हो जाएगा क्योंकि अब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ a क्योंकि x का 0, ay का a एंड b का अगेन 0। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स है। अब यहाँ से देखो, इन दोनों से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अब ना आपको बस क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके पीडी बनानी, जैसे अच्छी लगे वैसे यूज़ करो। यहाँ से सबसे पहले देखो a कट कर दो तो ये आ जाएगा ZY इक्वल टू a टाइम्स ऑफ Z माइनस 1। अब क्या करो, एक्चुअली इसको 2 मानते तो थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं, बट ठीक है जैसे भी यूज़ करो। अब सबसे पहले इक्वेशन 1 में से यहाँ पे ध्यान दो, a z x की वैल्यू है a z माइनस 1, तो a z माइनस 1 की जगह हम डायरेक्टली z y इक्वल टू a z x लिख देंगे, पूरे की पूरी की वैल्यू। पर अभी भी a यहाँ पे बचा है, ठीक है, a यहाँ पे बचा है, तो a की वैल्यू, वैसे 2 का कोई काम नहीं है, चाहे इसको 2 लिखो, वैसे तो अब आपको समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने a z माइनस की वैल्यू फ्रॉम 1 सब्स्टिट्यूट करी। ठीक है, अब इस a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करो, इस a की वैल्यू ना देखो 2 को ध्यान दो, अभी ना 2 थोड़ा इजी है, इसमें से वापस से a की वैल्यू निकालना है इज़ कंपैरेटिवली इजी। थोड़ा सा इधर उधर करके हमें बस एलिमिनेट करना होता है, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ दैट ZY प्लस 1 अपॉन Z इक्वल टू a। ठीक है, अब एक्चुअली P और Q मैंने आपको भी पहले बताया है क्वेश्चन में कि P यूजुअली डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे Z है तो डेल Z अपॉन जेड एक्स यानी कि ZX होता है, और जो हमारा Q होता है वो ZY होता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से A की वैल्यू जो है वो है Q प्लस 1 अपॉन Z, और ये जो मैंने लिखा है दैट इज़ Q इक्वल टू AP। अब ये A की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ A फ्रॉम 3 to 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू Q प्लस 1 बाई Z टाइम्स P। Z को इधर ले जाते हैं, सो दिस इज QZ इक्वल टू Q प्लस 1 टाइम्स P। और यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो हम इन्होंने बस RHS में इस वाली वैल्यू को लिखा और सारी एक साइड ले आए। ठीक है, यानी कि ऐसे लिखो, इसको इधर की साइड ले जाओ, 0 इक्वल टू Q प्लस 1 टाइम्स P माइनस QZ। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने देखो कौन से वाले में लिखी है, इसको बस थोड़ा सा बैलेंस कर लिया है, आई गेस ये B पार्ट में इन्होंने लिखी है, यस। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैसे लिख सकते हो, P टाइम्स ऑफ Q प्लस 1 माइनस QZ इक्वल टू 0, और ये देखो यहाँ पे B पार्ट में यही दी गई है, राइट। सो B इज़ योर आंसर। कोई डाउट हो तो डू कमेंट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16।
लेट फाई बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z to Z30, देन फाई ऑफ वन, बेसिकली फाई अगर आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो इमेज ऑफ वन बतानी है। देखो रिंग होमोमॉर्फिज्म में ना हमें वन की इमेज, यानी कि वन जो है हमारा वो Z में बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स में। अब ध्यान दो वन में क्या, इंटीजर्स में क्या होता है, 1.1 वन ही आ जाता है, यानी कि जो वन है वो एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है सेट ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स में, एलिमेंट है इन Z। अब अगर वन Z में आइडेम्पोटेंट है तो जो फाई ऑफ वन होगा ना, रिंग होमोमॉर्फिज्म कहता है उसको Z30 में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होना चाहिए। अब एज ए रिमेंबर आई गेस 8 एलिमेंट्स आते हैं जो Z30 में आइडेम्पोटेंट होते हैं, तो फिर हम उसमें से देखते हैं, तो इन चारों में से एक ही ऑप्शन मिलता है जो उन 8 में से किसी एक के मैच कर रहा होता है। अदरवाइज़ ना आप यहाँ पे भी डायरेक्टली चेक कर सकते हो, इन्हीं से ही चेक कर लो कि इनमें से कौन सा आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जैसे कि 15 को देखो, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अब 225 में हम Z30 लगाएंगे तो रिमाइंडर 15 बचना चाहिए, तो खुद देख लो 210 जो होता है 37 सा 210 आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 15। ठीक है, जैसे इस पर, यानी कि ये जो फर्स्ट ही एलिमेंट हमें आइडेम्पोटेंट मिल गया एक्चुअली, ये खुद ही 15 आ गया, तो बेसिकली यही आंसर है, बाकी चेक कर लो, बाकी होंगे ही नहीं। 12 का 144 होता है एंड 30 का को तुम टेबल लगाओ तो 120 उसके आसपास आ रहा है, तो फिर 12 नहीं बच रहा। 9 9 सा 81 आता है, 81 के लिए अगर आप अगेन 30 का मल्टीपल देखोगे तो 60 के बाद अगेन नहीं बचेगा। 3 3 सा 9, तो वो तो 9 ही रह जाएगा। ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इज A, 15 इज द आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है और आपको जो मतलब सीरीज़ यहाँ दी गई है वो ये दी गई है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास कोई भी सीरीज़ होती है जिसको an टाइम्स x रेज टू पावर n की तरह लिखा है, देन योर r इज़ नथिंग बट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस वन। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं दैट 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस वन अपॉन an, ऐसे भी लिख लेते हैं, तो हम डायरेक्टली ये यूज़ करते हैं। इसके 2-3 फार्मूलाज और होते हैं दैट 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ लाइक मॉडुलस ऑफ, एक्चुअली ये ना सारी पॉजिटिव सीक्वेंसेस पे, अदरवाइज आप मॉडुलस लगा लेते हो। ठीक है, अभी तो हमें सीक्वेंस नहीं सीरीज़, हाँ, तो यहाँ होता है an रेज टू पावर 1 अपॉन n। ठीक है, एंड कभी कभार यहाँ पे ना सुप्रीमम भी लिखा होता है, सुप्रीम लिमिट सुप ऑफ an रेज टू पावर 1 अपॉन n। ये 2-3 फार्मूलाज होते हैं, राइट। तो ऐसे लिख लो, लिमिट सुप n टेंड टू इन्फिनिटी an रेज टू पावर 1 अपॉन n, राइट, 1 अपॉन r। अब देखो अगर आपको r लिखना है तो इन सब का रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ पे हम देखो an क्या दिया है, यहाँ पे आपको जो an दिया है दैट इज़ 1 अपॉन n फैक्टोरियल, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या निकल जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये 1 अपॉन में है तो इसका n प्लस 1 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, लिमिट लगी हुई है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n प्लस 1 फैक्टोरियल को n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर सिर्फ n प्लस 1 बचा। जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा, n इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज a, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट, अगेन हमारे पास एक और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्वेश्चन है। अब देखो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए ना पहले आपको इसकी nth टर्म को समझना पड़ेगा कि आप इसकी nth टर्म को कैसे लिखोगे। थोड़ा सा ध्यान दो, ये सेकेंड और थर्ड टर्म में ध्यान दो। पहले a है तो नेक्स्ट टर्म में a इंटू ए प्लस वन हो गया, यानी कि उससे नेक्स्ट टर्म में a इंटू ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस वन ए प्लस टू हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में, और ये क्या है थर्ड टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म में a प्लस ज़ीरो, थर्ड टर्म में a प्लस वन, यानी कि 2 कम प्लस हो रहा है ना, तो ये a प्लस n माइनस 2 तक जा रहा होगा जब हम nth टर्म लिख रहे होंगे, राइट। ऐसे ही b के केस में सेम हो रहा है, ठीक है, ये इसकी nth टर्म होगी, राइट। उसके बाद देखो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, c के लिए भी सेम वर्क हो रहा है,
तो ये भी c प्लस एन माइनस टू, और यहाँ पे क्या हुआ 1 इंटू टू, फिर नेक्स्ट में 1 इंटू थ्री, यानी कि ये कहाँ तक जा रहा है, ये n माइनस वन फैक्टोरियल तक जा रहा है, क्योंकि देखो थर्ड टर्म में सेकेंड तक गया है, फोर्थ टर्म में थर्ड तक जाएगा, दिस इज़ n माइनस वन फैक्टोरियल। वैसे तो ना आप सिर्फ इतने से कोई भी nth टर्म लिख सकते हो, n प्लस वन nth टूथ टर्म कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर ये nth टर्म है, बट मैं अभी आपको ना बहुत सिंप्लिसिटी में लिख के दिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं इसको n तक ले जाके एक जनरल n प्लस टूथ, और मैं उसके बाद चाहे n प्लस थर्ड टर्म निकाल लेती या उससे छोटी वाली निकाल के रेशियो निकाल लेती, बट अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए ये देखते हैं कि ये हमारी n प्लस वनथ टर्म ऐसे है, ठीक है। मैं इसको an नहीं लिखूँ या क्या लिखूँ, an ही लिखते हैं, है ना, बट a बहुत सारे हैं, तो हम फिर भी हम चलो nth टर्म के लिए हम इसको xn लिख लेते हैं, ठीक है, xn का कोफिशिएंट। फिर ऐसी xn प्लस वन के लिए सेम हो जाएगा, बस ये एक एक बढ़ जाएंगे, तो ये n प्लस वन तक चला जाएगा, ठीक है, a प्लस वन एंड सो ऑन, ये वाली टर्म भी आएगी, बस एक a प्लस एन माइनस वन एक बढ़ जाएगा। b के लिए भी सेम होगा, ये वाली टर्म भी आएगी, एक बढ़ जाएगी, राइट, डिवाइडेड बाय 1 से लेके n फैक्टोरियल तक, c प्लस वन से लेके c प्लस एन माइनस टू एंड c प्लस एन माइनस वन, राइट। अब देखो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, ठीक है, तो वो क्या होता है xn का कोफिशिएंट अपॉन xn प्लस वन का कोफिशिएंट, राइट, अभी हमने करा पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब निकालोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, यहीं डिवाइड कर लो, ठीक है, यहीं डिवाइड कर लो, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ xn एंड कोफिशिएंट ऑफ xn प्लस वन, ठीक है। अब जब डिवाइड कर रहे हो, देखो ये सारी टर्म्स ने यहाँ तक की टर्म्स कट कर दी, इन सारी टर्म्स ने यहाँ तक की टर्म्स कट कर दी, यानी कि ये तो हमारे पास बचा ही नहीं, इधर वाले का कोई न्यूमरेटर नहीं बचा, ठीक है, और इधर यहाँ पे ये बच गया, यानी कि देखो अब जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाला हमारा न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर, फिर ये जो है ये भी डिनोमिनेटर रहेगा और ये न्यूमरेटर बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में भी हमारे पास दो टर्म्स बची हैं, a प्लस एन माइनस वन, b प्लस एन माइनस वन, राइट। अब यहाँ देखो जब ये दोनों डिवाइड्स हो रहे हैं तो यहाँ तक का सब कट जाएगा, क्योंकि n फैक्टोरियल तभी आएगा जब पीछे n माइनस वन हो, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ फैक्टोरियल साइन गलत लगा दिया, जब मैं मल्टीप्लिकेशन में ही लिख रही हूँ तो मुझे फैक्टोरियल नहीं लगाना था, नहीं तो मुझे इस पूरे को n माइनस वन फैक्टोरियल लिखना था, ठीक है, इस पूरे को मुझे n माइनस वन फैक्टोरियल लिखना चाहिए था, राइट। यहाँ देखो ये पूरा या तो मुझे n माइनस वन फैक्टोरियल लिखना चाहिए था, नहीं तो मुझे फैक्टोरियल सिंबल नहीं लगाना चाहिए था। यहाँ पे भी मैंने नीचे भी सेम मिस्टेक करी है, ये फैक्टोरियल नहीं आएगा, या तो मैं n फैक्टोरियल लिखूँ या तो मैं प्रोडक्ट में लिखूँ, ठीक है, इट्स द सेम थिंग, दिस इज़ माई मिस्टेक, फैक्टोरियल आया तो ये वैल्यूज़ कट जाएंगी, ठीक है। अगर लिखना ही था तो इस पूरे की जगह n फैक्टोरियल लिखना था, ठीक है, समझ आ गया होगा। और इस डिनोमिनेटर से ये वाली सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी, तो यहाँ क्या बचा, अब ये जो चीज़ बची है ना ये प्रॉपर न्यूमरेटर में जाएगी, ठीक है, दिस इज़ n इंटू सी प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आप क्या करो, दोनों जगह से n, इधर तो n है ही पर प्रॉपर n स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक n तो ये रहा, ठीक है, एक n ये रहा, दूसरे ब्रैकेट में से कॉमन लाएंगे तो n स्क्वायर बन जाएगा, और अंदर बचेगा c बाय एन माइनस प्लस वन माइनस वन बाय एन, राइट। नीचे n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पहले वाले ब्रैकेट में से n ले लो, तो a बाय एन प्लस वन माइनस वन बाय एन, और एक दूसरे वाले ब्रैकेट में से ले लो b बाय एन प्लस वन माइनस वन बाय एन। अब ये n स्क्वायर्स तो कट गए, अब लिमिट इन्फिनिटी लगा दो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो c बाय एन कहाँ पे चला जाएगा, वन बाय c बाय इन्फिनिटी, यानी कि ये ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो प्लस वन माइनस ज़ीरो अपॉन ज़ीरो प्लस वन माइनस ज़ीरो मल्टीप्लाइड विथ ज़ीरो प्लस वन माइनस ज़ीरो, सो दिस इज़ नथिंग बट वन अपॉन वन, यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया वन।
ठीक है। ये अभी आपको ना मैं बहुत इजी एक एक चीज़ लिख के समझा रही हूँ। वैसे तो थोड़ा सा टिपिकल है, आई नो एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, ऐसे क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ता है, बट अभी थोड़ा ज़्यादा भी लग रहा होगा बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। जब हो जाता है तो मतलब खुद से करते हैं अपना दिमाग चला के, तो इससे तो थोड़ा कम टाइम लगता है, बट आई डू एग्री कि थोड़ा सा तो बड़ा है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले ना आप ये इंपॉर्टेंट नोट पढ़ो। जब भी हमें कोई भी कौची प्रॉब्लम दी होती है, इस टाइप की दी होती है, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म लिखी है कोची प्रॉब्लम की। इसके बाद हमें ना कुछ इनिशियल कर्व दिया होता है और हमसे ना 3 चीज़ें पूछता है कि डिटरमाइन करो यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है। वैसे तो देखो हम पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज ये 3 कंडीशंस होती हैं, अगर ये सेटिस्फाई करती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्या करना होता है, ये जो कर्व दिया है ना, इसकी 3 वैल्यूज़ दी हैं, 3 कंडीशंस, इनका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे टी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, कब क्या पता एस के रिस्पेक्ट में दे दे, के रिस्पेक्ट में दे दे, क्योंकि डमी वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय ये जो पी यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू एट दीज इनिशियल कर्व। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होती है, वाई नॉट का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टी अपॉन क्यू की वैल्यू एट दिस इनिशियल कर्व। और एक थर्ड वैल्यू, पहले मैं आपको वैल्यूज़ बता रही हूँ फिर ये कंडीशंस बताऊंगी। ठीक है, थर्ड क्या होता है, जेड नॉट की टी पे, देन डी टी एंड अपॉन आर क्या होता है, जो यहाँ पे कांस्टेंट टाइप का टर्म, मतलब कांस्टेंट नहीं, विदाउट एनी पार्शियल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये एक्स वाई जेड का मतलब फंक्शन हो सकता है, बट इसके साथ कोई पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं होता। अब इन 3 टर्म्स में से हम देखते हैं, अगर ये पहले फर्स्ट कंडीशन है कि ये ही इक्वल नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल, तो यूनिक सोल्यूशन। नो सोल्यूशन तब बोलते हैं जब ये दोनों तो इक्वल आ रहे हो बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू द थर्ड वन। इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन सब बोलता है जब ये तीनों इक्वल आ रहे हो। अब इस प्रॉब्लम में ना देखो, एक हमारे पास एक थोड़ा सा नया चीज़ आएगी। जब हम ये निकालेंगे ना, कंडीशंस चेक कराएंगे, तो ये तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई होती हुई नहीं दिखेगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट रिवाइज कराने के साथ बता दिया। जैसे ही आप देखो, मैं क्या करती हूँ, डी ऑफ एक्स नॉट अपॉन डी टी, ये एक्स नॉट, तो साइन टी दिया एक्स नॉट, तो क्या हो जाएगा, कॉस टी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करने पे, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ पी विच इज़ कैपिटल पी से डिनोट होता है। और वो कोफिशिएंट ना आपको इनिशियल कर्व पे लिखना होता है। इनिशियल कोफिशिएंट ऑफ पी यहाँ वाई है, इसकी वैल्यू, लेकिन वाई की वैल्यू जो इनिशियल कर्व में हमें दी है दैट इज़ कॉस टी, तो डिवाइडेड बाय कॉस टी। ठीक है, एंड सेकेंड टर्म हमारी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टी हम वाई नॉट को डिफ्रेंशिएट करेंगे विच इज़ माइनस साइन टी, और हम यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्यू है, जिसको हम कैपिटल क्यू बोलते हैं, दिस इज माइनस एक्स, इसको भी हम इनिशियल कर्व के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो ये भी माइनस ऑफ साइन टी बनेगा। अब सबसे पहले तो यही चेक कर लो, क्या पता यही दोनों इक्वल ना हो तो फर्स्ट वाला कंडीशन आएगा, बट ये दोनों तो इक्वल हैं, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। अब थर्ड वाले को चेक करो, जैसे ही आप थर्ड वाला निकालोगे ना, जेड नॉट, देखो जेड नॉट 0 दिया है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो भी 0, और यहाँ पे तो 0 है, अब इसको इनिशियल कर्व पे लिखोगे तो भी 0। अब 0 अपॉन 0 को क्या लिखोगे, ये तो इनडिटरमाइंड फॉर्म होती है। ठीक है, ये तो हमें पता ही नहीं, तो इस वजह से ना ये कंडीशन लग नहीं पाती। तो हम क्या करते हैं, हमें इतना तो पता चल गया कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, राइट, यानी कि यूनिक सोल्यूशन तो है ही नहीं। कि अगर ये इनडिटरमाइंड फॉर्म है तब 2 केसेस हो सकते हैं, या तो इन्फिनाइट सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, सॉरी नो सोल्यूशन। ठीक है, तो अब इसके लिए ना आप इसकी लेग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं इतना बड़ा क्यों कर रही हूँ, बट समहाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मैं आपको सारे कंसेप्ट्स भी साथ में बताना चाह रही हूँ, और इजीली भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यही ऐसा केस है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूँगी तो मेरे पास आएगा डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन 0। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे इनको सॉल्व करूँगी तो डी जेड की वैल्यू ना हमेशा 0 है। ठीक है, डी जेड अपॉन 0, तो डी जेड हमेशा ना इक्वल टू 0 ही आएगा। डी जेड इक्वल टू 0 आने का मतलब है जो जेड है ना वो एक कांस्टेंट टर्म होगी। समझ आ रही है ये बात, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जेड को एक कांस्टेंट टर्म होना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि जो सोल्यूशन बनता है वो इन्हीं की हेल्प से बनता है। तो अगर जब तक z कांस्टेंट है वो इनको सेटिस्फाई करेगा, हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि यहाँ पे देखो आपको इनिशियल कर्व पे z की वैल्यू क्या दी है, आपको z की वैल्यू एक कांस्टेंट दी है, यहाँ 0 ही दी है। 0 नहीं होती, कुछ और होती 1 2 3, तो भी जब तक z कांस्टेंट है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए नो सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस केस हम यहाँ पे इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस लिखते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे मैंने इतनी कहानी क्यों बताई, मैं डायरेक्टली ही ऑक्सिलरी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेती। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशंस को सॉल्व करना इतना हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि देखो एक तो आपके पास ये आ गया, आप इसको C1 लिख लो। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, -x इक्वल टू -x dx इक्वल टू y dy। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x²/2 इक्वल टू y²/2। यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ कांस्टेंट यहीं प्लस कर लो ताकि सारा एक साइड हो जाए। ठीक है, तो C1 की वैल्यू 2C1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं y² + x² या x² + y², जिसको आप C1 ही रहने दो, कांस्टेंट है कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ C रहने दो, यहाँ C1 मान लो 2C1 को। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, z इज़ अ फंक्शन ऑफ x² + y²। फिर जैसे ही आप इनिशियल कंडीशंस पुट करोगे ना, आपके पास वैल्यूज, ये मैं 2 तरीके बता रही हूँ, इतना बड़ा नहीं है। यहाँ से मैं आपको ये दूसरा मेथड बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी नीचे की 0 इक्वल टू, अब देखो x को अपने कॉस दी साइन दिया, साइन t दिया है और y को कॉस t दिया है कर्व में, तो ये हो जाएगा cos² t + sin² t इक्वल टू 1, f(1) इक्वल टू 0। अब यहाँ आ जाते हो, अब क्या होता है इसके बाद ना आपको समझ नहीं आता आप कहाँ पुट करो। ठीक है, तो ये वाला तरीका मुझे किया, तो मैंने आपको पूरा थ्योरी बताई, इसलिए आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, नहीं तो इसके बाद बस आपने ये चेक करना था। अदरवाइज आप यहाँ से ये कह सकते हो कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ पॉसिबल, कि आप ऐसा कुछ ढूंढ पाओ, देन इन्फिनाइट सोल्यूशन, अदरवाइज नो। बट यहाँ पे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आपको एक करेक्टर, यहाँ पे आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन का जब सोल्यूशन निकालोगे तो z की वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, तो z की वैल्यू कांस्टेंट अगर आ रही है, जो भी आपको गिवन कंडीशन दी है, तो इस प्रॉब्लम का इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। अदरवाइज अगर मान लो यहाँ पे आपको z0 t दिया होता, तो मैं कहती कि इस प्रॉब्लम का नो सोल्यूशन होगा, राइट। इफ़ दिस इज़ टू लॉन्ग इन एक्सप्लेनेशन तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ताकि क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए तो आप समझ पाओ। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, अगेन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे ना x⁴n दिया है। ठीक है, जबकि हम xn के कोफिशिएंट को हम an लिखते हैं, तो ये यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा अगर हम xn लिखना चाहें, तो अगर यहाँ पे n की जगह 4n है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप मान लो 4n को t मान लो, तो n की वैल्यू t/4 हो जाएगी। तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो a(t) x(t) की टर्म्स में, तो ये आपका बनेगा n की जगह पे t/4, यानी 9 की पावर t/4 x की पावर t, ये सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, 1 to infinity, t इक्वल टू 1 to infinity। ठीक है, हाँ, t इक्वल टू 4 to infinity, वैसे अगर हम टेक्निकली देखें, बट कुछ टर्म से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनाइट तक जा रहा है आपका ये पूरा सीरीज। अब यहाँ पे आपके लिए an क्या हो गया, an लिख लो, at क्या हो गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका होगा at/at+1 एज t गोइंग टू इन्फिनिटी। विच इज़ 9 t/4। अब देखो 9 t/4 को भी पहले यहाँ सिंप्लीफाई करो, 9 की पावर 1/4 t, तो 9 की पावर 1/4 होता है √3 की पावर t। ठीक है, तो अब डायरेक्टली लिखो √3 की पावर t डिवाइडेड बाय √3 की पावर t+1। तो √3 की पावर t+1 को √3 की पावर t इंटू √3 लिख सकते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या बचा, 1/√3। ऑप्शन नंबर सी इज़ दी आंसर। Thank you.